मित्रों नमस्कार, मैं विश्राम सिंह संस्कृत ज्ञान प्रभात चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। अब तक हमने जो वीडियो देखे हैं तो हमारे एक के बाद एक वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम यहाँ पर केवल इतना बताते हैं कि हम जो कुछ भी आपके लिए लेकर आते हैं ये किसी की कॉपी नहीं है, किसी की नकल नहीं है। मैं स्वयं परिश्रम करता हूँ, अपने आप लिखता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। और केवल एक ही उद्देश्य है, केवल हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि आप जिस परीक्षा में बैठे उसमें अधिक से अधिक मार्क्स, अधिक से अधिक स्कोर आपका बने, आप अपने जीवन में सफल हों, मेरा और हमारे चैनल का नाम रोशन हो। बस यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी महत्वाकांक्षा, यही मनोकामना। और हमारी मनोकामना को आप ऐसे ही बनाए रखें और आप चैनल को सहयोग बनाए रखें अपना, और ऐसे लाइक और शेयर हमेशा करते रहें। आज हम ये देखेंगे कि हमने जो वीडियो आपके लिए देना चाहते हैं हम उसमें आपकी परीक्षा के लिए कितने प्रश्न आपको मिलते हैं, ये हम लोग इस कविता को पढ़ने के बाद में तय करेंगे। और आप स्वयं वीडियो को देखिए, अगर काम का लगे, आवश्यक हो, उपयोगी हो तभी इसको देखिएगा, नहीं तो आप बीच में भी इसको स्किप करके वीडियो काट दीजिएगा, मत देखिएगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अंबिका दत्त व्यास, तो ये हमने पंक्तियां लिखी हैं और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर इन पंक्तियों में कितने प्रश्न हैं, हम आपको एक करके बताएंगे। राजा राम पितामह जिनके दुर्गा दत्त पिताजी थे, राजा राम पितामह जिनके दुर्गा दत्त पिताजी थे, चाचा देवी दत्त व्यास के राधा कुमार पुत्र भी थे, चाचा देवी दत्त व्यास के राधा कुमार पुत्र भी थे। यजुर्वेदी पाराशर गोत्र राजस्थान जिला जयपुर, रावत जी का धूला गांव में व्यास ने ग्रहण किए थे सुर, रावत जी का धूला गांव में व्यास ने ग्रहण किए थे सुर। चैत्र शुक्ल का पक्ष अष्टमी 1858 में, चैत्र शुक्ल का पक्ष अष्टमी 1858 में, और मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में ले गए विदा 1900 में, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में ले गए विदा 1900 में। भारत रत्न सभा काशी से सुकवि सुधा वर्षणी सभा, भारत रत्न सभा काशी से सुकवि सुधा वर्षणी सभा, घटिका शतक शतावधान भारत भूषण भी रहे सदा, घटिका शतक शतावधान भारत भूषण भी रहे सदा। पीयूष प्रवाह का संपादन कर बिहारी बिहार लिखी जिसने, पीयूष प्रवाह का संपादन कर बिहारी बिहार लिखी जिसने, और रूपक सांबक रत्नाटक शिवराज विजय गाई उसने। 42 वर्ष की अल्पायु में नश्वर शरीर को त्याग दिया, 9 वर्षीय पुत्र सुता को अपनी राजश्री का त्याग किया, 9 वर्षीय पुत्र सुता को अपनी राजश्री का त्याग किया। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो गाथा वीर शिवाजी की, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो गाथा वीर शिवाजी की, और हिंसक कथा लिखी मुगलों की पारस लेखनी व्यास जी की, और हिंसक कथा लिखी मुगलों की पारस लेखनी व्यास जी की। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि ये हिंसक कथा क्या है, तो आप लोग समझदार हैं कि यवनों का जब तांडव हमारे देश में चल रहा था, उसमें अगर वीर शिवाजी ना होते तो न जाने हम लोगों का क्या हाल होता। क्योंकि हिंदी के जो भूषण कवि हैं, महाकवि भूषण जी, उन्होंने बड़े अच्छे से शिवा शौर्य का वर्णन किया है। आपने हिंदी देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होगा। यहाँ पर देखिए, जो हमने लिखा कि हिंसक कथा लिखी मुगलों की, तो मेरा किसी धर्म विशेष के प्रति कोई ऐसा कहना कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। हाँ, शिवराज विजय के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि वास्तव में उसमें जो वर्णन है, और जिस तरीके से एक यवन युवकनी जो कि एक गुप्तचर था, उसने रास्ते से, मार्ग से माँ के हाथ से एक छोटी सी कन्या का अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद, अपहरण का मतलब आप जानते ही हैं, अपहरण करने के बाद
उसे जंगल में ले जाकर के छुरी दिखा करके चुप कराना चाहता है, जो कि मैं ये सारी बातें पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आप उसको देख पाएंगे कल की वीडियो में। और जैसे ही छुरा दिखा करके उसको चुप करने का प्रयास करता है, दुस्साहस करता है, तब तक वहां जंगल में कोई भालू आता है और वह एवं युवक उस लड़की को, उस बालिका को छोड़ करके शालमली के वृक्ष पर चढ़ जाता है और दैव योग से वह रोती कन्या कुटिया के पास पहुंच जाती है, जो कुटी के एक ब्रह्मचारी शिष्य के द्वारा वहां पर बचा ली गई कन्या। और वह कन्या बाद में पता चलता है कि वो उसी की अपनी बहन सौवर्णी थी, जो खड़गपुर के जागीरदार कौन थे, जागीरदार थे, उन्हीं की खड़ग सिंह की संतानी थी, उनकी पुत्री थी सौवर्णी। आगे मिलते हैं। तो देखिए साथियों, राजा राम, ये राजा राम किसका नाम है? तो आप कह सकते हो ये अंबिका दत्त व्यास के बाबा हैं, पितामह हैं। पिता के पिताजी को पितामह कहते हैं। तो राजा राम जो थे वो अंबिका दत्त व्यास के पिता में थे। दुर्गा दत्त कौन थे? तो दुर्गा दत्त नाम है अंबिका दत्त के पिताजी का। देवी दत्त कौन है? ये देवी दत्त जो हैं दुर्गा दत्त के भाई हैं और अंबिका दत्त के चाचा हैं। मतलब संस्कृत में बोले तो पितृव्या, पितृव्या को चाचा कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया है दुर्गा दत्त और देवी दत्त दोनों भाई भाई थे। इसका मतलब है कि देवी दत्त अंबिका दत्त व्यास के चाचा थे। अच्छा, राधा कुमार कौन थे? ये राधा कुमार जो हैं ये अंबिका दत्त के पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे, सुपुत्र थे। अच्छा, तो ये किस गोत्र में पैदा हुए थे? इनका वंश क्या था? तो देखते हैं। तो यजुर्वेदी, ये यजुर्वेदी एक ब्राह्मण थे और पाराशर इनका गोत्र है। क्या है? पाराशर गोत्र है। तो इनके नियर एड्रेस क्या है? क्या इनका जिला वगैरह क्या है? तो लिखा है राजस्थान। राजस्थान में क्या है? जयपुर। जिला कौन सा है? जयपुर। जयपुर। और गांव कौन सा? तो साफ लिखा है राजस्थान जिला जयपुर में रावत जी का धूला गांव। और राजस्थान जिला जयपुर में रावत जी का धूला गांव। तो वही लिखा हुआ है पर क्या कि राजस्थान का जिला जयपुर रावत जी का धूला नामक गांव में व्यास ने ग्रहण किए थे स्वर। मतलब अंबिका व्यास जो थे खेल कूद कर बड़े हुए थे। इसीलिए क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो जहां पर उसका जन्म होता है उसी के वातावरण से, अपने आसपास से, अपने माता पिता से अपने शब्दों को ग्रहण करता है, वहीं से सीखता है, क्योंकि माता प्रथम गुरु होती है। इसीलिए हमने लिखा है व्यास ने ग्रहण किए थे सुर, मतलब वहीं से इन्होंने बोलना सीखा, अर्थात इनका जन्म उसी गांव में हुआ था। आगे कहते हैं, तो आगे क्या हुआ? इनका जन्म हुआ कब था? तो चैत्र शुक्ल का पक्ष अष्टमी 1858 में। ये चैत्र शुक्ल था, चैत्र का महीना था, शुक्ल कहते हैं दोस्तों, शुक्ल कहते हैं जब ये चांदनी रातें होती हैं उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब रातें अंधेरी होती हैं तो उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में जैसे शुक्ल से नाम जानते हो कि प्रकाश होता है, वैसे कृष्ण से जानते हो अंधेरा होता है। तो ये शुक्ल पक्ष में जन्म लिए और कृष्ण पक्ष में इस नश्वर संसार को और अपने शरीर को छोड़ करके गोलोकवासी हो गए। देखते हैं। तो चैत्र शुक्ल का पक्ष अष्टमी, तो चैत्र शुक्ल का मास था और पक्ष था अष्टमी, यानी अष्टमी तिथि है। और 1858 में इनका जन्म हुआ था। और मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्ष और कृष्ण पक्ष। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ले गए विदा 1900 में। ये 1900 में इस नश्वर शरीर को त्याग करके, इस संसार को छोड़ करके परलोकवासी हो गए और अमर हो गए। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इनकी कौन उपाधियां हैं? तो देखो यहां पर लिखा है भारत रत्न। यहां से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। भारत रत्न उपाधि किसकी है? तो आप कह सकते हो दावे से अंबिका दत्त व्यास की। किसकी? अंबिका दत्त व्यास की। अच्छा, तो क्या इन्होंने इस भारत रत्न नाम की उपाधि को खरीदा? तो आपका जवाब है नहीं। इसको तो दान किया था किसने? तो लिखा है सभा काशी से। काशी की महासभा थी जिसके
एक मेंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे। उन्हीं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। और ये सुकवि क्या है? सुकवि तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा मालूम है? यहाँ पर मैंने सुधा लिखा है। आप हमारे गुरुजी जो हैं सर्वज्ञ जी, उनकी पुस्तकों में आप देखेंगे वहां पर लिखा ब्रह्म अमृत वर्षिणी सभा। तो ब्रह्म अमृत वर्षिणी सभा से इनको क्या मिला है? तो लिखा है सुकव की उपाधि दी गई है। तो हमने अमृत को लिख दिया है सुधा, वर्षिणी का मतलब बरसाने वाली। तो ब्रह्म अमृत को बरसाने वाली जो सभा है उसने व्यास जी को सुकव की उपाधि प्रदान की। और कोई है? तो बोले हाँ, ये देखिए घटिका शतक। ये घटिका शतक क्या है? जब इन्होंने क्या करा था, 1 घड़ी 24 मिनट में लिख डाले जब 100 श्लोक, और घटिका शतक उपाधि मिली तब करने लगा प्रशंसा लोग। तो इन्होंने जब 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट में जब इन्होंने 100 श्लोक लिख डाले तो इनको घटिका शतक की उपाधि मिली। और ये शतावधान कब मिली? तो शतावधान भी इनको मिली थी कब? जब ये इनसे जब 100 लोग मिलकर के प्रश्न पूछते थे और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर क्रम से दिया करते थे। और इनको एक तरीके से कहे तो व्यवधान पैदा करने वाले, इनके आंसर देने में इनको व्यवधान पैदा करने वाले जो लोग होते हैं वो व्यवधान करते हैं, फिर भी ये ध्यान पूर्वक उसका उत्तर उसी क्रम से दिया करते थे। तो 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उनका क्रम से उत्तर देना ही शत प्लस अवधान कहलाता है। तो इसीलिए इनको शतावधान कहा गया, ये लिखा है। और ये भारत भूषण जी की उपाधि है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, पता नहीं है मुझे, लेकिन इतना जानता हूं आपके लिए, इतना बता पाऊंगा कि भारत भूषण जो उपाधि है ये भी अंबिका दत्त व्यास की है। और आगे इनकी रचनाएं क्या क्या है? तो इनकी एक पत्रिका है पीयूष प्रवाह। एक पीयूष प्रवाह की पत्रिका है, इसका इन्होंने व्यास जी ने संपादन किया था। और एक रचना है बिहारी बिहार। जहां तक हम जानते हैं इसके बारे में, ये जो बिहारी बिहार है ये इनकी हिंदी की रचना है। और जिसको इन्होंने मेरा जहां तक संज्ञान है, इन्होंने इसको कुंडलिया छंद में लिखा है, ऐसा मुझे आइडिया है। आगे लिखा है एक नाटक, रूपक माने नाटक। नाटक कौन सा? तो बोले सामवतम, ये बहुत प्रसिद्ध है। बोले और कोई है कि एक ही है? नहीं, ये रत्नाष्टक नाम की वही नाटक है। एक रत्नाष्टक, एक सामवतम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे लिखा शिवराज विजय, तो आप जानते ही हो। ये शिवराज विजय एक ऐसा गद्य काव्य है जिसको प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कहा गया, क्योंकि इसके सभी पात्र जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, क्योंकि इसकी कथा वस्तु जो है वो इतिहास से ली गई है। और जब ज्यादा पात्र इतिहास के होते हैं और कम पात्र अगर काल्पनिक हो तो वो ऐतिहासिक ही ग्रंथ कहा जाता है, चाहे कोई भी हो। अर्थात ये तो ऐतिहासिक उपन्यास ही है, क्योंकि इसका जो नायक वीर शिवाजी हैं वे ही एक इतिहास के पात्र हैं, तो इसलिए इसको ऐतिहासिक उपन्यास कहा गया। तो आगे लिख रहे हैं। अच्छा, तो ये तो इनकी उपाधियां हो गई, ये इनकी रचनाएं हो गई। खास मैंने आपको बता दी। एक बात आपको और बता दूं कि व्यास जी की जो रचनाएं हैं वो लगभग 78 हैं। कितनी है? 78 हैं। 2 कम 80 इनकी रचनाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जो आज हम लोगों के संपर्क में वो नहीं है, अर्थात हम उनको नहीं पढ़ पाए, ये हमारा दुर्भाग्य ही है। और उन पर अच्छे अच्छे कवियों की नजर नहीं पड़ी होगी, आलोचकों की नजर नहीं पड़ी होगी, नहीं वो भी हमारे यहाँ सामने होती तो बहुत अच्छा होता। आगे लिखा हुआ है ये अंबिका दत्त व्यास जी ने केवल 42 वर्ष की आयु में, इतना बहुत छोटी सी उम्र होती है 42 वर्ष, तो छोटी सी उम्र में हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए जन जन में, कंठ कंठ में जो संस्कृत भर के चले गए, इस योग्य हमको बना दिया। तो 42 वर्ष की अल्प आयु में इतना महान, इतनी छोटी आयु उतना महान कार्य करके चले गए। ऐसे लोगों की जरूरत तो सबको होती है। शायद इसी सोच के, इसी समझ के ऊपर वाले ने उनको अधिक समय तक यहाँ रहने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अच्छे लोग तो सब जगह जाने जाते हैं, सब जगह चाहे जाते हैं। हो सकता है परमात्मा ने उनको इसीलिए जल्दी यहाँ से बुला लिया। और आगे कहते हैं तो जब ये नश्वर शरीर का त्याग करके गए तो इनकी अवस्था थी 42 वर्ष। और जब इनकी क्या कहते हैं, जब इन्होंने यहाँ से अपना प्राण त्याग किया, जब ये गोलोकवासी हुए तो इनके पुत्र की आयु थी केवल साथियों 9 वर्ष थी। जब ये 9 वर्ष ये पुत्र को छोड़कर चले गए, और साथियों इनके पुत्री भी थी जो मैंने यहाँ पर लिखा है,
पुत्री थी और पत्नी थी, तो अपनी राजश्री को छोड़ करके, अपनी राजलक्ष्मी को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, हम सबको ऐसे तनहा छोड़ करके केवल 42 वर्ष की अल्प आयु में इस नश्वर संसार से विदा हो गए। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवराज विजयम। और इसमें है क्या, तो लिखा है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो गाथा वीर शिवाजी की, हिंसक कथा लिखी मुगलों की, पारस लेखनी व्यास जी की। एक बार दोस्तों हम फिर आपको पढ़ के सुनाते हैं और आपने समझ लिया होगा। अब फिर इसको बार बार पढ़िए, अवश्य आपके वीडियो काम की है। और जरूर आपको कुछ कमी लगे, भले मेरी अच्छाई आप कहें ना कहें, अगर कोई त्रुटि नजर आ रही हो, मेरे बोलने में कोई आपको त्रुटि लगी हो, मुंह से निकल गया हो, उसके लिए आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अपना सहयोग बनाए रखिए, अपने कमेंटों से हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आइए हम एक बार फिर से इसका उच्चारण कर लेते हैं। राजा राम पितामह जिनके दुर्गा दत्त पिताजी थे, चाचा देवी दत्त व्यास के राजा कुमार पुत्र भी थे। यजुर्वेदी पाराशर गोत्र राजस्थान जिला जयपुर, रावत जी का धूला गांव में व्यास ने ग्रहण किए थे स्वर। चैत्र शुक्ल का पक्ष अष्टमी 1858 में, और मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में ले गए विदा 1900 में। भारत रत्न सभा काशी से सुकवि सुधा वर्षणी सभा, घटका शतक शतावधान भारत भूषण भी रहे सदा। पीयूष प्रभा का संपादन कर बिहारी बिहार लिखी जिसने, और रूपक सांबकम रत्नाष्टक शिवराज विजय गाई उसने। 42 वर्ष की अल्पायु में नश्वर शरीर को त्याग दिया, 9 वर्षीय पुत्र सुता को अपनी राजश्री का त्याग किया। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो गाथा वीर शिवाजी की, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो गाथा वीर शिवाजी की, और हिंसक कथा लिखी मुगलों की, पारस लेखनी व्यास जी की। नमो नमः। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ऐसा करबद्ध निवेदन करता हूँ। नमो नमः।